उद्धव ठाकरे अब महाविकास आघाड़ी से बाहर आ सकते हैं। जी हाँ, महाविकास आघाड़ी से अलग हो सकते हैं उद्धव ठाकरे, और हो सकता है कॉर्पोरेशन चुनाव वो अकेले लड़े, ऐसी खबरें हम चल रही हैं। और उद्धव ठाकरे को शायद अब ये रियलाइज हो रहा है कि उनका बहुत नुकसान हुआ महाविकास आघाड़ी के साथ जाकर के। उनका जो कोर सपोर्ट बेस था वो बहुत इरोड हुआ है इस चुनाव में। आंकड़े तो ये बात बताते ही हैं, लेकिन वो माने टीवी पर कैमरों पर आकर के ये चुनाव के नतीजों में उनको बहुत बड़ा सेटबैक लगा है, या ना माने ये कहें ईवीएम का बहाना लें, लेकिन इतना तो उनको दिख ही रहा है कि भाई संकट बहुत बड़ा है। और शायद अब इसके लिए भरपाई के लिए वो जब कॉर्पोरेशन के चुनाव होंगे, खासकर जैसे बताया ठाणे मुंबई की कॉर्पोरेशन जैसे बड़े चुनाव होने जा रहे हैं, और शिवसेना का अस्तित्व बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है, यूबीटी का, तो अब उद्धव ठाकरे उससे अलग हो सकते हैं। उनकी मजबूरी देखते हैं आप ये। निश्चित तौर पे सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जैसा कि आपने विचारधारा को लेकर कहा कि इस नंबर्स के बाद जरूर ये उद्धव ठाकरे सोचेंगे कि क्या ऐसा तो नहीं कि एक गलती को सुधारने के चक्कर में वो कई सारी गलतियां लगातार करते जा रहे हैं और अभी भी वहां पर यूटर्न जो वाली स्थिति होनी चाहिए उसको नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि विचारधारा का बड़ा संकट नजर आ रहा है उनके सामने। बीजेपी के साथ आप आओगे नहीं आओगे वो आपकी समस्या बाद की हो सकती है, लेकिन पहली समस्या तो ये है ना कि आपके शिवसैनिक ये माने कि जो विचारधारा का मुद्दा है आप उनके साथ रहे हो। लोकसभा का चुनाव एकदम से अलग नैरेटिव पे था, लेकिन इस बार विधानसभा के चुनाव में इस प्रकार का प्रदर्शन निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। दूसरी चीज जो आप कह रहे थे कि डिप्टी सीएम शिंदे कैंप से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से लगभग तय मानिए कि शिंदे डिप्टी सीएम होंगे। वहां बार्गेन सिर्फ इस हिसाब से होना है कि नंबर्स थोड़े ज्यादा बढ़ जाए, पोर्टफोलियो थोड़े ज्यादा आ जाए, और शिंदे ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि उदय सामंत भले ही उनके बहुत भरोसेमंद हो या इस तरह के किसी भी दूसरे व्यक्ति को वो डिप्टी सीएम बना दें, क्योंकि जिस दिन वो बनाएंगे उसके बाद शिंदे उसी दिन से किनारे और देवेंद्र फडणवीस उस डिप्टी सीएम को मजबूत करना शुरू कर देंगे। तीसरी चीज की बीजेपी ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि शिंदे को भी बहुत महिमा मंडित किया जाए, शिवसेना को बहुत महिमा मंडित किया जाए, क्योंकि उनके टारगेट पे तो ये है ना कि 2029 का चुनाव अपने दम पे बहुमत लाना है। वो अपने दम पे बहुमत तभी होगा जब आप शिंदे और शिवसेना को किनारे करेंगे। तो यहां पर बीजेपी एकदम क्लियर है। एक दिलचस्प चीज मैं आपको जरूर बताऊं कि बीजेपी के भीतर जो एंटी देवेंद्र फडणवीस कैंप है वो ये नैरेटिव लगातार अब कल शाम से चलाना शुरू किया है कि मराठा पसंद नहीं करते, अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो 17 लोकल बॉडी के चुनाव होने हैं, वहां दिक्कत हो सकती है। ये सारी चीजें की जा रही हैं, लेकिन इसका दूर दूर तक इस लिहाज से मतलब नहीं कि ये मैंडेट किसी कास्ट के हिसाब से है ही नहीं। लेकिन अगर आप फडणवीस की तरह से सोचें तो भाई जब तक नाम का ऐलान ना हो जाए तब तक तो कुछ भी हो सकता है ना बीजेपी में तो जरूर। लेकिन सौरभ एक चीज और है कि फडणवीस भी ये बखूबी जानते हैं कि ये हरियाणा नहीं, ये राजस्थान नहीं, ये छत्तीसगढ़ नहीं, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स भले ही शरद पवार या उद्धव ठाकरे सत्ता से बाहर रहे हैं, लेकिन पर डे कोई ना कोई नया चैलेंज वहां पे आते रहेगा और वो चैलेंज नेशनल नैरेटिव बनाता है। तो वहां पर बीजेपी एफर्ट नहीं कर सकती वैसे एक्सपेरिमेंट। आपको इंटरेस्टिंग लगा था कि शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती ही देवेंद्र फडणवीस अचानक आए थे माइक पर? वो सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से सौरभ था। जैसे कि पहले मैंने कल आपको बताया कि गृह मंत्री अमित शाह का, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दिल्ली में बैठक करना, वो बैठक के थोड़ी देर बाद ये मैसेज आना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम शिवसेना का डेलीगेशन आ गया, तो फडणवीस का नाम पे कोई मतलब अब हमें भी स्पेकुलेट करने की कोई वजह नहीं है ना? अभी तक बिल्कुल कोई वजह नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि बीजेपी के भीतर एक खेमा जरूर ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई वजह नहीं है। एक बात ये जो खबर अभी चल रही है कि उद्धव ठाकरे एमबीए से बाहर आ सकते हैं, देर आए दुरुस्त आए वाली खबर है या कोई और क्या करते? नहीं, इसको दूसरा वाला कहिए। मजबूरी में ये न करता तो क्या करता। अब अगर वो वहां खड़े रहेंगे जहां खड़े हैं तो शायद एक तरह से उनके लिए दलदल जैसा हो गया है। अब उनको घसीट रहा है पीछे। ये उद्धव ठाकरे को एहसास लोकसभा चुनाव के समय हो जाना चाहिए था। उनके नेता जब एक सुर में जीत हुई थी, उस जीत में कौन किसको एहसास? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, वो नंबर 30 दिखता है, लेकिन जब महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से देखते हैं तो उद्धव ठाकरे की जो वैचारिक तौर पर स्थिति थी, अगर किसी हिंदू नेता, आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम हिंदुवादी पार्टी हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम वो मुसलमान हो सकता है क्या, आप कह रहे हैं कि क्यों हम लोग एक दूसरे से लड़ें, उसके बाद फिर आपके खिलाफ खबरें भी जो चलाई जाती हैं आपकी उसी बात में से निकाल कर, क्योंकि आज का समय बड़ा खतरनाक है। कई बार जो आईटी सेल और ये सब काम करते हैं तो आप जो बोल रहे हैं उसी में से थोड़ा निकाल के तो मैसेज ये दिया गया कि ये नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, उस वाली स्थिति में उद्धव पहुंच गए हैं। यानी जो सेकुलर पार्टीज हैं उनसे भी ज्यादा सेकुलर होने की कोशिश कर रहे हैं और वो शिवसेना के लिए खतरनाक हुआ। मेरा ये मानना है कि उद्धव ठाकरे जहां पर खड़े हैं, वैसे भी वो निजी तौर पर तो बहुत कुछ मास अपील के तौर पर न कुछ कर सकते हैं, उनका स्वास्थ्य भी इतनी। आदित्य ठाकरे को ये देखना है कि अब क्या वो महाराष्ट्र की राजनीति ठीक से करने के लिए तैयारी कर रहे हैं अगले 10 साल के लिए, या उस गठजोड़ का एक हिस्सा रहेंगे जिसमें उनकी भूमिका सहयोगी भर की होगी आगे की।